जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आज 1 जनवरी है। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं भी किया है उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूँ कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट फंड है जो निफ्टी 50 को फॉलो नहीं करता, सिर्फ लार्ज कैप कंपनी को फॉलो करता है। तो लार्ज कैप कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी 50 कंपनियों को ही फॉलो करे या 50 को ही करे, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकता। तो अ, लेकिन ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और ये बेसिकली निफ्टी 50 के आसपास ही चलेगा। यानी ट्राई तो हमेशा ये कोशिश करेगा कि निफ्टी 50 के इंडेक्स को बीट करे, लेकिन उसके आसपास ही चलेगा। और आइए बात करते हैं कि इस फंड में कैसे रिटर्न्स रहे हैं। तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने -1% रिटर्न दिया है। और वो तो सबको ही पता है कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ है और किस वजह से सभी लार्ज कैप कैटेगरी और निफ्टी 50 या इवन इंडेक्स या इवन जो ETF है निफ्टी 50 के, उन्होंने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है पिछले 1 महीने में। तो इसने भी अगर नेगेटिव रिटर्न दिया तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। पिछले 6 महीने में इसने लगभग 0.79% का रिटर्न दिया है कि 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं आया, क्योंकि पिछले 6 महीने में देखा जाए तो मार्केट जहाँ से चढ़ी थी वहीं वापस उतर कर वापस आ चुकी है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में इसने CAGR 21% का दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने CAGR 20% का दिया है, जिसमें कि आपका कोविड के बाद का बुल रन भी शामिल है और कोविड का फॉल भी शामिल है। ओवरऑल पिक्चर जो कि एक सही ट्रू पिक्चर दिखाती है। ये फंड आई थिंक लॉन्च हुआ था 2 जनवरी या 1 जनवरी 2013 को। तो आज लगभग 11-12 साल हो चुके हैं इस फंड को। तो 12 साल में लगभग मोटा मोटा 17% के आसपास ये एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, जो कि इम्प्रेसिव है कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप कंपनीज मतलब रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या आपका ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां हैं। कंपैरेटिवली ये सेफ शेयर्स होते हैं और इस तरीके के फंड सेफ रिटर्न देते हैं, डाउन साइड प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं। तो वहाँ से 2x 3x 4x 10x होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो 5x 10x हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक बम्पर गेम उन शेयर्स में मिलता है और इसी वजह से एक बम्पर रिटर्न भी मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलता है। लेकिन अ, हर हर कैटेगरी के फंड का एक अलग पर्पस होता है, अलग काम होता है, और आई थिंक डाउन साइड प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी एक पोर्टफोलियो में ज़रूरी होता है। तो उस जगह पर ये लार्ज कैप फंड निपॉन जैसे फंड काम में आते हैं। तो मैंने भी कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, लगभग 2 लाख रुपए आप देख सकते हैं। बेसिकली पर्पस वही था कि मेरे फंड में स्टेबिलिटी थोड़ा बनी रहे। और ये 5 स्टार रेटेड फंड है। 95.69 इसकी करंट NAV चल रही है। मिनिमम SIP अमाउंट इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 100 रुपये डालने पड़ेंगे मिनिमम। इस फंड का साइज़ 34,432 करोड़ है, जो कि एक मिड कैटेगरी का मैं कहूँगा कि फंड साइज़ है, मिड टू हाई कैटेगरी का फंड साइज़ है। आइए बात कर लेते हैं रिटर्न कैलकुलेटर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों की इस पर नज़र हमेशा बनी रहती है। और अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपया डाला होता तो आज उस फंड की उस उस पैसे की कीमत 1,19,130 रुपये हो गई होती। अगर इसी फंड में आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया डाला होता तो उस 1 लाख रुपये की कीमत आज 1,78,390 रुपये हो गई होती, 389। और अगर 1 लाख रुपए इसी फंड में आपने 5 साल पहले डाले होते तो उसकी कीमत 2,51,853 रुपये हो गई होती। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैटेगरी का फंड होने के बाद भी ये अच्छे खासे रिटर्न आपको दे रहा है। और डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये लार्ज कैप है तो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। आइए बात कर लेते हैं SIP की, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली आपके हमारे जैसे लोग SIP ही करते हैं।
तो अगर एक साल पहले हमने इसमें 5,000 रुपये की एसआईपी की होती तो टोटल हमने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते और वो 60,000 रुपये की वैल्यू जो है 71,914 रुपये हो गई होती, लगभग 19.85% का रिटर्न मिल गया होता। अगर हमने 3 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी इस फंड में शुरू की होती तो वो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट करी होती 1,80,000 और उस 1,80,000 की वैल्यू बन गई होती 2,59,961 रुपीज़, लगभग 44% का रिटर्न। और अगर हमने 5 साल पहले इस फंड में 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की होती 3 लाख रुपये और उस 3 लाख रुपए की वैल्यू बन गई होती 5,49,910 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में पैसा यू नो मल्टीप्लाई तो होता है लेकिन 2x नहीं हो पाता है एसआईपी में। और उसकी वजह भी यह है कि ये डाउन साइड प्रोटेक्शन देने वाले फंड हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं और यहाँ पर आप स्टेबिलिटी और डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि हाई रिटर्न्स को। अगर आपको हाई रिटर्न चेस करने हैं तो आपको थोड़ा रिस्की कैटेगरी में जाना पड़ता है, स्मॉल कैप या मिड कैप, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी का पर्पस कुछ अलग होता है। तो आइए होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। होल्डिंग्स में आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े नामी गिनामी कंपनियां में इसकी होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, तो बैंकिंग हैवी है ये। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री है, आईटीसी है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आजकल आप देख रहे होंगे जो इसके टॉप 3 इन्वेस्टमेंट है जिसमें 20% से ऊपर है, एच डी एफ सी, आई सी आई, रिलायंस, से तीनों ही गिर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें रिटर्न भी नहीं बन रहे हैं। लेकिन रेस्ट एश्योर जब ये बढ़ना शुरू होगा तो इसमें भी अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो निफ्टी 50 की हैं इसमें शामिल है। और आई थिंक इसके अलावा कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां भी इसमें हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो मिड कैप शेयर्स हैं या स्मॉल कैप शेयर हैं, जैसे जीई वर्नोवा, ये आई एम श्योर ये निफ्टी 50 का शेयर तो नहीं है। और एनटीपीसी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनटीपीसी शायद निफ्टी 50 का शेयर नहीं है या फिर एक मिड कैप शेयर है, तो मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। एचसीएल टेक्नोलॉजी निफ्टी 50 का शेयर है। इंडियन होटल्स कंपनी आई थिंक ये एक मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर है। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद भी इसमें कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे चैलेट होटल्स, आपका EIH लिमिटेड, ये एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है, लेकिन सिर्फ लार्ज कैप फंड इसमें नहीं है, तो थोड़े बहुत इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड है। लेकिन जैसे मोटा मोटा आपने देखा कि जो निफ्टी 50 की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं में इसमें इसका मेजर स्टेक है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर आई थिंक लेस देन 20% ही होगा। आइए बात कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तो जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो की बात है दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। तो ये एक मिड लेवल का एक्सपेंस रेशियो है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और आई थिंक एज फार एज एक्सपेंस रेशियो इज़ कंसर्न तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। तो ठीक ठीक कैटेगरी का, मिड कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन 7 दिन, यानी कि इसमें एक साल का नहीं है। जनरली एक साल तक 1% चार्ज किया जाता है एग्जिट लोड में, लेकिन निपॉन इंडिया लार्ज कैप में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता नहीं है। और जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उसे ऐसा लगता है कि अगर आप 7 दिन बाद पैसा निकाल लेते हैं तो आप पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो मतलब इन्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर मत निकालिएगा तो एग्जिट लोड लगेगा 1% का, और उसके बाद निकालते हैं तो नहीं लगेगा। हालांकि मैं अपने वीडियोस में ये साफ बोलता रहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में 5-7 साल से कम के लिए आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप नुकसान भी कर सकते हैं उस कम पीरियड में आपका। तो उसमें तो जुआ हो जाएगा कि आप आए और अगर बुल रन आ गया तो आप पैसा बना दोगे 1-2 साल में। और अगर आप आए, जैसे मैं आया लास्ट ईयर मार्च में और बुल रन तो ख़त्म हो गया मेरे आते ही, मार्केट गिरने लग गई, अगर मैं 2025 में 26 में निकलने की कोशिश करूँगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। तो आपको एक लंबी जर्नी के हिसाब से म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। छोटी जर्नी खेलनी है तो फिर आपको एफडी में, शेयर्स वगैरह में करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आइए बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग्स में क्या दिखता है, इसका कुछ देखने लायक है तो देख लेते हैं। फंड कैटेगरी, कैटेगरी एवरेज, रैंक इन कैटेगरी, ठीक है, कुछ खास इसमें अभी देखने लायक नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं निपॉन इंडिया लार्ज कैप को, तो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया लार्ज कैप रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप 10 साल का भी चार्ट निकाल कर देखोगे लार्ज कैप कैटेगरी में तो निपॉन इंडिया टॉप पर आएगा और टॉप 2 या 3 में आएगा। और एक ट्रस्टेड
एएमसी है निपॉन, और बहुत ज़बरदस्त इसके रिटर्न रहे हैं कंसिडरिंग द कैटेगरी, जिस कैटेगरी को ये कैटर कर रहा है उस कैटेगरी में इसके रिटर्न्स वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको, जब आप 10-15 साल की जर्नी पे हो तो बीच में कई सारे फॉल्स भी आएंगे, ठीक है। आप सिर्फ ये टारगेट लेके नहीं चल सकते कि मुझे तो खाली एग्रेशन दिखाना है और खूब सारे अच्छे रिटर्न बनाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो फॉल्स आएंगे, गंदे फॉल्स आएंगे, तो जैसे आजकल चल रहा है, फॉल का पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को याद आती है लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की, जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हैं, आपके फंड्स को धड़ाधड़ गिरने से रोकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप तो बिखर जाते हैं, जब गिरने पे आते हैं तो सीधा वो तो एक एक दिन में 3-3, 4-4% गिर जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो डाउन साइड स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो आपको लार्ज कैप फंड देते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर आप 50 के पार हो, 55 के आसपास हो, तो आपको तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उस एज में जाके भी, अगर आपका 8-10 साल का, 15 साल का होराइजन है, तो आपको लार्ज कैप में रहना चाहिए। और और जितने भी फंड एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, 50 प्लस है, 55 के आसपास है, या क्लोज टू 60 है, तो वो अगर आपको फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो आपको लार्ज कैप कैटेगरी ही इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड बहुत ज़्यादा शेक नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऊपर तेज़ी से नहीं भागेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं भागेंगे, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है। जबकि कोई यंग कैटेगरी के लोग होंगे, कोई 25-30-35 साल के हैं, उनको तो आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी के बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका तो हॉराइजन 20-25 साल का है। तो जैसे मैं तो मिड मिड कैटेगरी, मिड 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 एज टाइप का बंदा हूँ, तो मैंने स्टेबिलिटी भी बनाने की कोशिश करी है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यंग है तो आप लार्ज कैप नहीं ले सकते। देखिए, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, सबका अपना अपना काम करने का नज़रिया होता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो स्टेबिलिटी भी चाहिए, मैं बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक परसेंटेज से 15-14-15% से ग्रो करता रहे, तो वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बो बना सकता है, और लार्ज कैप भी उसमें रख सकता है, ताकि वो फंड को स्टेबिलिटी देता रहे। जब जब फॉल आए तो वो आपके पोर्टफोलियो को तेज़ी से गिरने से बचाएगा, और जब अच्छे रिटर्न या बुल रन आएगा तब आपके मिड कैप और स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करेंगे। तो आई थिंक अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहला फंड जिसे मैं रिकमेंड करूंगा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप ही है। और ये आज का मेरा एनालिसिस था नए साल का पहला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।